बच्चों नमस्कार। और कैसे हो भाई? सभी स्वस्थ हो? अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ेंगे, है ना। हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण बनाने के चरण। और हम पहला चरण पढ़ चुके थे कि क्रियाकारक जो होते हैं वो सदैव जो अपक्रिया का चिन्ह है, तीर का चिन्ह है, उसके बाईं ओर होगा, और जो उत्पाद होते हैं वो सदैव तीर के चिन्ह के दाईं ओर होंगे। तो इस तरह से पहला चरण था, क्रियाकारक सदैव बाईं ओर होते हैं और उत्पाद सदैव दाईं ओर होते हैं। दूसरा बिंदु हमने बताया कि यदि क्रियाकारक और उत्पाद दो या दो से अधिक हैं, तो दोनों के मध्य में धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बताया C+O2 बराबर CO2, यानी क्रियाकारक यहां दो हैं तो दो क्रियाकारकों के मध्य में हमने क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह लगाया बच्चों। इस तरह से दो या दो से अधिक अगर क्रियाकारक या उत्पाद हैं तो मध्य में क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा बिंदु हमने बताया था कि क्रियाकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, समान होता है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, कौन से नियम से बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके द्वारा समझाया भी था। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अपक्रिया के दौरान जो क्रियाकारक हैं उनका जो द्रव्यमान होता है और जो निर्मित होने वाले उत्पाद होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। यानी अपक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान निर्मित होता है और ना ये नष्ट होता है, अतः कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ चुके थे। अब अगला बिंदु है कि जो रासायनिक समीकरण होता है बच्चों, इसमें क्रियाकारक उत्पादों का द्रव्यमान तो समान होता ही है, लेकिन जो रासायनिक समीकरण होता है, चौथा बिंदु जो है कि जो रासायनिक समीकरण होता है बच्चों, रासायनिक समीकरण, यह समीकरण संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समीकरण संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब है जो क्रियाकारक हैं और बनने वाले जो उत्पाद होते हैं बच्चों, तो क्रियाकारकों का जो कुल परमाणु भार होता है, कुल परमाणु भार या कहें परमाणु संख्या या कहें द्रव्यमान, इसी तरह से उत्पादों की जो कुल परमाणु संख्या है, कुल परमाणु भार है, कुल परमाणु संख्या है, या जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। जब क्रियाकारकों में भागने वाले क्रियाकारक, उनका परमाणु भार, उनकी परमाणु संख्या या द्रव्यमान जब समान होगा, किसके समान? उत्पाद के समान। यानी क्रियाकारकों का कुल परमाणु भार उत्पादों के कुल परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। परमाणु संख्या दोनों की समान होनी चाहिए और दोनों का द्रव्यमान भी समान होना चाहिए। जब दोनों के परमाणु भार, परमाणु संख्या, द्रव्यमान समान होंगे तब वह समीकरण क्या होगा बच्चों? समीकरण संतुलित होगा। ठीक है। अगर
क्रियाकारकों के परमाणु संख्या परमाणु भार और उत्पादों की परमाणु संख्या परमाणु भार समान नहीं है, इसका मतलब होगा वो समीकरण कैसा होगा बच्चों, वो समीकरण होगा असंतुलित। कैसा होगा, असंतुलित समीकरण होगा। और असंतुलित जो समीकरण होता है उसको बच्चों क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है, क्या है बच्चों, विधि। किसको, असंतुलित समीकरण को, जो असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण को बच्चों कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। जो असंतुलित समीकरण है बच्चों उसको क्या करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करना। समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। ठीक है बच्चों। और संतुलित करने की जो विधि है, क्या है बच्चों, विधि, वो होती है अनुमान विधि। क्या है विधि का नाम, अनुमान विधि। इस अनुमान विधि को अपन हिट एंड ट्रायल, क्या बच्चों, हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। इस हिट एंड ट्रायल विधि से यानी अनुमान विधि से जो असंतुलित समीकरण होता है उसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो हिट एंड ट्रायल विधि को समझना है अब हमें कि अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल जो विधि है वो किस तरह से एक असंतुलित समीकरण को संतुलित करती है, या इस विधि के द्वारा हम किस तरह से एक असंतुलित समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखना है अनुमान विधि। अनुमान विधि या कह सकते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड या विधि। तो देखो बच्चों अनुमान विधि क्या है इसको समझना है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, पहला बिंदु है हिट एंड ट्रायल विधि का, पहला बिंदु हमें याद रखना है कि अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन तत्व होता है, ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, ठीक है बच्चों, और जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे बाद में संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करेंगे। यानी सबसे बाद में, अगर हमको समीकरण संतुलित करना है तो सबसे बाद में ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। ठीक है। इसका मतलब सर्वप्रथम अपन किसको संतुलित करेंगे, सर्वप्रथम हम करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तीसरा तत्व होगा, ठीक है, तीसरा अन्य कोई भी परमाणु होगा उसको संतुलित करेंगे पहले। यानी सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य तत्व होंगे उनको संतुलित करेंगे। ठीक है। उनको संतुलित करने के बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे और लास्ट में ऑक्सीजन को करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे बाद में इन दोनों तत्वों का नंबर आता है संतुलित करने का, और इनके अलावा जो अन्य तत्व होते हैं पहले उन्हें संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो हम एक उदाहरण से समझेंगे बच्चों कि किस तरह से एक असंतुलित समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। उदाहरण पढ़ेंगे अपन पहले। ठीक है बच्चों। एक असंतुलित समीकरण का उदाहरण जैसे अपन क्या बनाएंगे, संतुलित करेंगे। तो देखो बच्चों, हाँ तो बच्चों अनुमान विधि से यानी हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं,
अपन समीकरण को, ये असंतुलित समीकरण है, इसमें प्रोपेन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को प्रतिदिन जाता है, प्रोपेन का दहन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प बनती है। ये बच्चों जो समीकरण है वो असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है बच्चों? ये असंतुलित समीकरण है ये। और इस असंतुलित समीकरण को बच्चों हमें क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है बच्चों, तो संतुलित करने के लिए अपन पहला बिंदु है, सबसे पहले जो असंतुलित समीकरण है ये क्रियाकारक तत्व हैं और ये उत्पाद हैं। पहले तो इन सब की अपन सारणी में परमाणु संख्या दर्शाएंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर हम क्रियाकारक और यहां पर उत्पादों को दर्शाएंगे। तो देखो बच्चों, तीन तत्व हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों की यहाँ परमाणु संख्या देते हैं। क्रियाकारक में परमाणु, कार्बन परमाणु 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर कितने बच्चों? 2 हैं। ठीक है, यानी 3 कार्बन तत्व परमाणु हैं, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 2, यानी टोटल की बात करें तो कितने हो गए बच्चों यहाँ पर? यानी 13। इसी तरह से इन तीनों परमाणु को उत्पाद में देखते हैं। कार्बन कितने हैं बच्चों? यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन कितने बच्चों? यहाँ पर 2 हैं। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? यहाँ पर 2 और 1 3। इस तरह से टोटल कितने हुए बच्चों? यहाँ पर 6 परमाणु तत्व हैं। यानी क्रियाकारकों में जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कुल टोटल जो संख्या वो है 13, जबकि उत्पादों में इन्हीं तत्वों की संख्या कितने बच्चों? 6 है। अतः समीकरण कैसा हुआ? असंतुलित। ठीक है, तो पहला बिंदु हमें जो असंतुलित समीकरण होता है उसके तत्वों को एक बार दर्शाते हैं। ठीक है, सारणी के द्वारा। अब हमें क्या करना है? एक एक करके संतुलित करना है। और संतुलित में नियम क्या बताया कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सबसे बाद में संतुलित करेंगे और अन्य दूसरे तत्व को क्या करेंगे? पहले संतुलित। तो कार्बन और हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व है इसमें बच्चों? कार्बन, सी तत्व है। इस कार्बन परमाणु को पहले संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर कार्बन परमाणु को सर्वप्रथम संतुलित करते हैं। और संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है? वो वापस क्रियाकारकों में कार्बन और उत्पादों में कार्बन दर्शाना है सारणी के द्वारा। यहां पर क्रियाकारकों में कितने थे? 3। और यहां पर उत्पादों में कितने कार्बन हैं? 1। अब देखो बच्चों, क्रियाकारकों में 3 परमाणु हैं कार्बन के और उत्पादों में है कार्बन का 1 परमाणु। अब हमें बराबर करना है, यानी इस कम संख्या 1 को अधिक संख्या 3 के बराबर करना होता है। ऐसा नहीं कि 3 को आप 1 के बराबर करेंगे, ऐसा नहीं होता। कम जो परमाणु संख्या होती है उसको अधिक परमाणु संख्या के बराबर करना हुआ। तो बच्चों हमें इस 1 को 3 के समान करना है, बराबर करना है। तो 1 का कितनी संख्या से गुणा किया जाए जो 3 हो जाए? तो बच्चों है 3, यानी हम 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहां हम उत्पादों में 3 संख्या बढ़ाएंगे और क्या समीकरण बनेगा? इस समीकरण को वापस नीचे लिखेंगे, C3H8 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O। तो यहां हमने उत्पादों में कार्बन के सामने 3 तत्व बढ़ाए, तो यहां हमें उत्पादों में 3 लिख देना बच्चों।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कार्बन परमाणु क्रिया कारकों में भी 3 हो गए और उत्पादों में भी कितने हुए 3। ठीक है। पहला बिंदु, कार्बन को सर्वप्रथम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, क्रिया कारकों को दर्शाएंगे। कार्बन कितने परमाणु होते हैं और उत्पाद में कार्बन कितने परमाणु हुए। यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर 1 था। अब 1 को 3 के समान करना है तो 1 का गुणा कैसे करेंगे 3 से, जिससे क्या हो जाएगा 3। तो उत्पाद में हमने 3 तक बढ़ाया है तो यहाँ उत्पाद में हमने क्या कर दिया 3 आगे लग दिया। तो इधर भी 3 और इधर भी 3 हो गए। अब कार्बन के बाद किसको संतुलित करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन को करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को करेंगे इसके बाद लास्ट करेंगे ऑक्सीजन को। तो कार्बन के बाद बच्चों हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन संतुलित करते हैं करेंगे तो वापस इसी तरह से सारणी बनाएंगे और क्रिया कारकों में और उत्पादों में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या दर्शाएंगे। तो देखो बच्चों H बराबर कितने हैं 8 हैं और उधर H बराबर कितने हैं बच्चों, देखो H बराबर 2 हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु में 10। तो क्रिया कारकों में 8 है, उत्पादों में कितने हैं बच्चों 2। अब आप देखेंगे इस 2 को 8 के बराबर करना है तो बताओ बच्चों 2 का गुणा कितनी संख्या का करें वो 8 हो जाए। तो पक्का है 4 से करेंगे, 4 दूनी 8। तो हमने यहाँ पर 4 बढ़ाया है, किधर बढ़ाया है उत्पादों में। तो समीकरण को वापस लिखेंगे, इसको C3H8 प्लस O2 बराबर 3CO2। अब बच्चों देखना है, हमने हाइड्रोजन में 4 बढ़ाया था तो यहां पर हम ले देंगे 4H2O। उत्पादों में हमने क्या ले दिया 4 आगे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इधर भी 8 और इधर भी 8 हुए हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन को क्या किया हमने संतृप्त किया है। इसके बाद बच्चों लास्ट में रह जाता है ऑक्सीजन तत्व। ऑक्सीजन परमाणु को क्या करना लास्ट में अंत में संतृप्त करना है। देखो बच्चों आप किसको करेंगे, सबसे बाद में ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों, वापस वही क्रियाकारक उत्पादों में सारणी में दर्शाएंगे ऑक्सीजन तत्वों को। क्रियाकारक और उत्पाद, यहां पर O2 कितने हैं बच्चों, तो देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 हैं बच्चों। क्रियाकारकों में ऑक्सीजन परमाणु कितने 2। उत्पादों में देखो बच्चों उत्पादों में कितने 3CO2, इसका मतलब 3 दूनी 6। यहाँ पर O बराबर कितने 6 और 4H2O, इसका मतलब O से आगे क्या लगा हुआ 4। तो यहाँ O बराबर कितने हुए 4। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर 10। तो यहाँ उत्पादों में ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 10। ठीक है, अब क्रियाकारकों में 2 है और उत्पादों में 10 है बच्चों। तो इस कम संख्या को अधिक संख्या के बराबर करेंगे। तो देखो बच्चों हम 2 के साथ कितनी संख्या का गुणा करें जिससे वो 10 हो जाए, तो 5। 2 गुणा 5 करने पर क्या प्राप्त होता है 10। तो हमने यहाँ 5 संख्या बढ़ाई है, किसमें बढ़ाई है क्रियाकारकों में। ठीक है बच्चों, तो देखो समीकरण को लिखते हैं C3H8 प्लस O2 जो है क्रियाकारकों में हमने क्या बढ़ाया 5। तो यहां लिख देंगे अपन 5O2। इसके बाद समीकरण को लिख देंगे 3CO2 प्लस
4H2O। ठीक है बच्चों, तीनों तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको संतुलित कर लिया हमने। ये हमारा समीकरण संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ है। कैसा समीकरण है बच्चों? ये संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ है। अब एक बार ये संतुलित समीकरण जो हमारा प्राप्त हुआ है, इन सभी तत्वों को वापस पुनः सारणी में दर्शाते हैं कि क्रियाकारक जो परमाणु हैं, तत्व हैं, उनकी परमाणु संख्या और उत्पादों की जो परमाणु संख्या है बच्चों, वो हिट एंड ट्रायल विधि से जो हमने संतुलित की है वो समान है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, एक बार इस संतुलित समीकरण को लिखते हैं। हमारा संतुलित समीकरण हुआ C3H8 प्लस 5O2 बराबर 3CO2 प्लस 4H2O। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ था, संतुलित था, ये हमने बनाया समीकरण। ठीक है बच्चों, अब एक बार इन्हें सारणी में व्यवस्थित तरीका से लिखते हैं। तो बच्चों इधर बच्चों नमस्कार, और कैसे हो भाई? सभी स्वस्थ हो? अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ेंगे ना। और इधर क्या दर्शाएंगे? उत्पाद। वापस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व को दर्शाते हैं। इधर भी इन तीनों तत्वों को दर्शाएंगे। तो बच्चों देखो, कार्बन इधर कितने हैं? C बराबर 3 है, C3 है, यहाँ H8 है और 5O2 यानी 5 दूनी 10। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 10 है बच्चों। इसी तरह से बच्चों देखो, कार्बन इतने कितने हैं? 3C 3 है। हाइड्रोजन देखो बच्चों 4H2 मतलब 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 है। और O2 कितनी है बच्चों? देखो O कितना है? 3 दूनी 6 और 4 10। तो इधर भी कितने हुए? 10। अब टोटल देखते हैं, 3 और 8 11 और 10 21 है। इधर कितने हैं? 3 और 8 12 और 10 21। इस तरह से बच्चों दोनों ओर क्रियाकारक उत्पादों में कुल परमाणु संख्या 21 है क्रियाकारकों में, और उत्पादों में कितने? 21 है। इसका मतलब परमाणु भार समान हुआ। कार्बन 3, इधर भी कार्बन परमाणु 3 है। हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन 10 है। टोटल 21 है। इस तरह से बच्चों हमने अनुमान या हिट एंड ट्रायल विधि से क्या किया? समीकरण को संतुलित किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हिट एंड ट्रायल विधि से परमाणु अगर कोई भी ऐसा समीकरण आए तो इसी तरह से आपको क्या करना है? इसको समतुल करना है। अब आप देखेंगे बच्चों, समीकरण संतुलित करने का जो छठवां चरण है वो क्या होता है कि समीकरण के अंदर अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले क्रियाकारक हैं, और जो बनने वाले उत्पाद हैं, इन पदार्थों की हम
अवस्था दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे बच्चों? अवस्था, अवस्था दर्शाते हैं। और अवस्था किस तरह से दर्शाते हैं? अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके लिए हम एस संकेत में लिखेंगे, और कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है, द्रव है, तो उसके लिए अपन एल लिक्विड, और अगर कोई अवस्था गैस अवस्था में पदार्थ है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? जी से दर्शाएंगे। ठीक है, यानी ठोस के लिए एस संकेत काम में लेना है, द्रव के लिए एल और गैस के लिए जी लेना है। इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण में हमें ठोस, द्रव और गैस को दर्शाते हैं। देखो उदाहरण के लिए, जैसे हमने कार्बन, कोयला, ऑक्सीजन साथ जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन जो कोयला है बच्चों, ये ठोस होता है, इसके मतलब सी के नीचे हमने ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है, यहां तो जी लिख दिया। और बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी गैस अवस्था में होती है, इसलिए क्या लिख दिया? जी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एस, जी और जी लिख देने से हमें मालूम हुआ सब क्रियाओं में कार्बन जो कोयला है वो ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, और CO2 किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मानो जैसे हमने दिया 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। यहां पर हाइड्रोजन को किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। और ये जल है वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसको एल से दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, गैस अवस्था, द्रव अवस्था में हुआ। इस तरह से हम समीकरण में बच्चों पदार्थों की अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो छठवां बिंदु हुआ, अब क्रिया भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको उनकी अवस्था भी दर्शाते हैं। ठोस को एस से, द्रव को एल से और गैस को जी से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे आप सातवां बिंदु, सातवां चरण। सातवां चरण क्या है बच्चों? कि यही जो क्रिया है, उत्पाद और क्रियाकारक हैं, इन तीन अवस्थाओं के अलावा जो चौथी अवस्था होगी, जैसे कोई पदार्थ जलीय विलयन अवस्था में है, किस अवस्था में बच्चों? जलीय विलयन अवस्था में, यानी जल में घुला हुआ है, तो उस जलीय विलयन अवस्था को बच्चों AQ से दर्शाएंगे। किससे? AQ से। ठीक है भैया, अगर कोई जल में घुला हुआ विलयन है तो वह जलीय विलयन को हम किसे दर्शाएंगे? AQ से। जैसे उदाहरण के लिए देखो CaO, चूना, अगर चूने को जल में घोलते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर बच्चों चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना ये ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। यहां पर जल है वो द्रव अवस्था में है, लेकिन जब चूना जल में मिलाया तो इसके अंदर घुल जाता है और चूने का जलीय विलयन बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको हम AQ से दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम चौथा प्रतीक जो है वो है जलीय विलयन का AQ। इस तरह से दर्शाते हैं समीकरण को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ छठवां सातवां जो चरण है वो पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाने के लिए है कि पदार्थ ठोस, द्रव, गैस है या जलीय विलयन अवस्था में है, तो उनको हम किस प्रतीक से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों।